चलिए, नोट्स किसके किसको नहीं मिला है? ये पकड़िए। 27 से 30 मिला ली हो ना? हाँ हाँ हाँ, सभी को मिल गया है, ठीक है। इधर से ठीक है राहुल? चलिए, अब प्लीज शांत हो जाइएगा और गौर फरमा के जरा ध्यान से रखिएगा। और ये जो गोल्डन रूल्स है, ये पूरा पॉलिटी इससे कवर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान से जरा अपना अपना फोन थोड़ा सा साइलेंट करके रखिएगा। चलिए, इधर सुनिएगा जरा ध्यान से। सबको 27 से 30 तक मिल चुका है? पक्का? किसी को 31 नहीं मिला है ना? चलो, और किसी को 29 में नहीं मिलना चाहिए। ये जो 4 गोल्डन, सुनिएगा ध्यान से, एक बात बताता हूँ। ये जो फर्स्ट थीम, जो मैंने फर्स्ट डे पॉलिटी का क्लास लिया था, उसे मैंने थीम बताया था कुछ, तो उस थीम में सारा टॉपिक मैंने लिखा था। तो उस थीम के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है आपका लास्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इस थीम फर्स्ट के आगे मैं आपको पहले प्रियम्बल तक पॉलिटी को खत्म करूंगा, और प्रियम्बल के बाद फिर उसके बाद टेरिटरी के बीच में मुझे आपको आईआर का वहां ज्ञान देना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि वो फिर टेरिटरी काम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए 2-3 बातें पहले बोल देता हूं। साल भर में कब क्या कैसे पढ़ना है, यकीन मानना, रेडी रहना। और आप अपने नोटबुक के ऊपर लिख लेना कि साल भर नहीं पूछना है क्या पढ़ाई होगा क्या नहीं होगा। दूसरा, सुना ध्यान से, कैसे होगा मेरे पे छोड़ दो। थर्ड, उसके बाद एक और बात कि सर 2 महीने में करा दीजिए। प्लीज, ये सब बातें ऐसी इलॉजिकल बातें हैं कि मैं अगर 4 महीने में आपको करा भी दूं तो आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि एग्जाम तो 1 साल बाद ही होना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब बातें कुछ मत पूछिएगा। अरे बस ये समझिएगा कि आए हैं 1 साल आराम से पढ़ते हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत है? आराम से 1 साल पढ़ते हैं, जो पढ़ा रहे हैं जैसे पढ़ा रहे हैं समझ लेना, बस उसको ले ले, क्योंकि क्या दे रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा, और हम क्या देते हैं हमको पहले से पता है, ठीक है। इसी बात पे आगे बढ़ेंगे और 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी को पढ़ेंगे जम के, ठीक है ना, जबरदस्त तरीके से, क्योंकि ये जो रूल है, नाम ही है गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल पूरे पॉलिटी, पूरे लॉ, हर जगह यूज होगा। मैं अभी का क्लास फर्स्ट से लेकर लास्ट के क्लास तक इस चारों रूल को यूज करूंगा, और आप कहीं भी पॉलिटी पढ़ोगे तो ये चारों रूल आपके आसपास घूमता फिरेगा, ठीक। तो जो मैंने बताया था ना कुछ चीजें, जैसे मेजोरिटीज पढ़ाया था आपको, मेजोरिटीज पढ़ाया था, फिर लॉ पढ़ाया था कि आस्क स्टेट, डोंट आस्क स्टेट, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर उसमें 368, उसके अंदर फिर 2 पार्ट, आस्क स्टेट, स्टेट, नॉट आस्क स्टेट। फिर उधर मैंने बताया था न्यू में क्या, ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद आपका मनी बिल, फाइनल बिल, फिर ये जो पार्ट है, और ये 4 कंडीशन, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस, सॉरी जज और हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंजेस हो, फिर क्या बोलता है सेंटर और स्टेट के पावर में कुछ चेंजेस हो, या आर्टिकल 368 के पावर में कुछ भी चेंज आया, तो फिर क्या होगा, वो आस्क स्टेट रहेगा। और कौन सा मेजोरिटी लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 3, स्पेशल मेजोरिटी 3। इसी बात बता दो, स्पेशल मेजोरिटी 4 किस चीज के लिए लगता है? प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। बस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है, इम्पीच करना है, तभी वो यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरे पास समझ में आ रही है? तो क्या सब रेडी है? यस सर। अलग दुनिया में चलने के लिए। तो आप पेज नंबर जो 27 पे आओगे, उस 27 पे आने से पहले सुनना, इसको बहुत शॉर्ट टर्म में मैं अभी बताऊंगा, सुनना ध्यान से, और होगा बहुत गहराई, तो समझना और आराम से सुन लेना। और बाकी आज के लिए रेडी रहना, आज मजे से थोड़ा डिस्कशन होगा, ठीक है। आज कुछ नई बातें भी आपको मिलेंगी।
जो आपको टॉपिक दिया था इंडिया और अफगानिस्तान के डिस्कशन के लिए, आज उसका मजे से डिस्कशन होगा। चिंता मत करिएगा, जो भी है जैसे भी है आराम से आना है, ठीक है? रेडी है? दम बस। अब तो यार आप लोग वीडियो देखोगे तो पहले की अपेक्षा आपका बेहतर नहीं हो गया है? अगर आप लोग अपना अपना देखोगे तो जो आके यहाँ बोलते हो, पहले का फर्स्ट दिन देखना, आवाज निकल रही थी और उसके बाद से कुछ लोग बोलने लगे सर 2-3 मिनट मौका दे दो। तो क्या रेडी नहीं? अरे सुस्त हो गए? रेडी रहिएगा, आगे शुरू करते हैं। देखो ना इधर जो 4 गोल्डन रूल है, 1 by 1 आराम से समझ लेना। जो फर्स्ट रूल है, और याद रखना जैसे मैंने लिखा रूल 1, अभी मेरी तरफ देखिएगा और मेरी तरफ ही मेरी बातों को सुनिएगा, नोट्स छोड़ दीजिएगा हाथ से, वही रहने दीजिएगा। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में बहुत आना जरूरी है। रूल 1 में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो डेमोक्रेसी तो वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। हम लोग क्या है? डेमोक्रेटिक है ना? कि किसी को लग रहा है कि अपन क्या है? रिपब्लिक है? अरे हैं भैया, रिपब्लिक भी तो है, पढ़ा नहीं था आपको? तो क्या बोला था? हेड ऑफ स्टेट अगर इलेक्टेड हो तो रिपब्लिक होगा ना। जब किसी से आप बात करो तो आप उसको उसी लैंग्वेज में बात करो। पॉलिटी अगर पढ़ के रिवाइज किया हो तो पॉलिटी में बात करो, और बता तेरे रिपब्लिक का क्या हाल है, हेड ऑफ, ठीक है? आ रहे समझ में? उससे आपका भला ही होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन मैथ के लैंग्वेज में ही पूरा का पूरा बात करते थे, जिससे भी मिल जाए। उस सामने वाला का दिमाग खराब, मेरे बात समझ में आ रही है? लेकिन आप अपना रिवाइज करो ना, सामने वाले का क्या पड़ा है, ठीक? खैर, हेड ऑफ स्टेट या जो भी चीज बारीकी से बता रहा हूं, इस बात को बचा के मत रखना कि हम सर का क्लास खत्म हो जाएगा, आराम से बैठेंगे और रिवाइज, वक्त नहीं मिलेगा। मैं पहले बता देता हूं, और सिलेबस इतना इत्तू सा है भी नहीं, और मैं ऊपर से इत्तू सा पढ़ाने वाला भी नहीं। सिलेबस इतना भी है तो मैं इतना पढ़ाऊंगा तब इतना कवर होगा, समझ रहे? तो ये मोतियारी वाला सीन और लोग की तरह नहीं है कि 1 साल खाली हिस्ट्री चल रहा है। आ रहा समझ में? इधर रूल 1 डेमोक्रेटिक मैंडेट है, लेकिन डेमोक्रेटिक मैंडेट का मीनिंग पहले समझना। जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है इसका बारीकी से मीनिंग समझाएंगे, ठीक है? डेमोक्रेटिक मैंडेट सब आज ध्यान से देखना और मजे से समझना। अब ये जो डेमोक्रेटिक का मीनिंग है, ये डेमोक्रेटिक का मीनिंग लगभग आइडिया तो आपको है कि डेमोक्रेसी क्या बोलता है, ठीक है? अरे यस और नो? एक बार बोलना यस। और हैंड्स ओपन करके रखिएगा, ओपन एकदम खुला, ये तो नींद आएगा, ठीक है? ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब आपको पूरा गहरी निद्रा की तरफ लेके जाएगा। अरे समझ में? बाकी आगे टाइम मिलेगा आपको सोने के लिए, चिंता मत करो। इंसान का एक कैलकुलेशन है, हर बात पे सुन लो। लाइफ में आधा जिंदगी तो सो के बिताता है इंसान। बचा खुचा जिंदगी कुछ बचा जिसमें खाली दांव पेच मतलब हो जाते हैं, मतलब कुछ अलग, बचपन कुछ उधर गुजार लेता है, कुछ उधर ले दे के बचता है 15 से 20 साल, वो भी बहुत कम। और उसमें भी अगर 1 साल भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाओगे तो भैया हो गया, 10 में होना है, यही 10 साल में। मेरे पास समझ में? 10 साल में ये ड्रामा है, जितना ड्रामा कर लो बढ़िया है, अच्छा वाला कर लो। हॉकिंस थे, आपको उनके बारे में से बताता हूं। मात्र 3 साल, जैसे उनका लाइफ खत्म हो जाना, 13 साल की उम्र तक आते आते वो मर जाने वाले थे। उनको पता था, सब किसी को पता था। इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतना रिसर्च कर दिया कि फिजिक्स की दुनिया में अलग ही कमाल कर दिया उसने। तो भैया दिमाग में रखिएगा, और पूरे बीमारी ठीक नहीं होने वाला था। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, प्लीज। अब आते हैं तो डेमोक्रेटिक मैंडेट में बार बार बोला, मेरे वीडियो और मेरे क्लास का एक ही सीक्रेट है, पूरा देखोगे तो मजा आएगा, नहीं तो भैया नहीं मजा आएगा। डेमोक्रेटिक मैंडेट, मैंडेट मतलब होता है कंपल्सरी। मैंडेट मतलब जरूरी, 100% वो चाहिए ही चाहिए। अब सुनना पहले, तब उसमें नोट्स में पूरा कुछ, तो मेरा नोट्स का आपको खासियत पता है। अगर मान लो आप एमएलए हो, क्या हो? तो एमएलए, मैंने आपको बोला था जो टेबल याद करना, जो फर्स्ट टेबल, एमएलए चुनता है राज्यसभा के एमपी को, बोला था ना? और राज्यसभा क्या होता है? स्टेट के रिप्रेजेंटेट करता है, मतलब कहीं ना कहीं अगर स्टेट से रिलेटेड कुछ भी हुआ तो राज्यसभा में बात जरूर होगा ही होगा, परमिशन मेजोरिटी लगना ही लगना है। अब आना इधर, एमएलए राज्यसभा के एमपी को चुन रहा, भैया मजाक तो है नहीं। आपकी औकात है चुनने की? आम आदमी आप तो नहीं चुन रहे। अब बताना जरा, अगर आप राज्यसभा के एमपी को चुनना चाहते हो तो आपको एमएलए बनना पड़ेगा, यस और नो? अगर आप एमएलए नहीं हो बेटा तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है। तो वही बात समझना ध्यान से,
जब आप किसी इलेक्टेड बॉडी को, किसी भी, जैसे आप मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसमें भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पढ़ा चुका हूं सब। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, एमपी भी पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए भी और लेकिन उसमें नॉर्मल तो कोई ऐसा जो जीता नहीं है वो पार्टिसिपेट करता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट खुद इलेक्टेड बॉडी है, उसको इलेक्ट किया जाता है। अरे अगर आप ही इलेक्शन से जीते नहीं हो तो आप किसी दूसरे को कैसे इलेक्शन दे के जिता सकते हो? मेरी बात समझ में आ रही है? खुद जीते नहीं और दूसरे को बोल रहे हो कि भैया हम जिता देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो कमाल की बात यह है, समझिएगा ध्यान से, सबसे फर्स्ट कि आपको किसी भी बॉडी को चुनने के लिए, किसी भी बॉडी को चुनने के लिए आपको क्या है? एक इलेक्टेड मैंडेट चाहिए। मतलब देखिएगा ध्यान से, आपने नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं कुछ लोग, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेटेड भी होते हैं। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, जो मैंने एक बोला भी था लास, तो लास मतलब होता है लिटरेचर, मतलब साहित्य में कोई अवार्ड मिला है, तो आर्ट्स, सोशल सर्विस एंड उसके बाद इसमें दिमाग, साइंस एंड लिटरेचर। समझिएगा, बहुत राज्यसभा के एमपी ऐसे होते हैं जो जीते नहीं है, लेकिन उनको उनके काम की खासियत पे उनको बना दिया गया। जैसे हमारे अरुण जेटली साहब भी थे। अरुण जेटली कभी इलेक्शन जीते नहीं, लेकिन उनको बना दिया गया। इस बात को समझना। तो क्या आप खुद बताना, क्या ये लोग प्रेसिडेंट को कभी चुन सकते हैं? अरे चुनेंगे नहीं चुनेंगे? चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? पहले बताओ। नहीं चुनेंगे। सुनना ध्यान से, क्यों? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट खुद एक इलेक्शन से आ रहा है तो जो उसको चुनेगा वो भी इलेक्शन से जीता हुआ होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो भैया काम नहीं चलेगा। इसीलिए अब आप पहले अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे देखिएगा। जो फर्स्ट पेज क्या है, 27 पे, डेमोक्रेटिक मैंडेट टू परफॉर्म एन एडवांस फंक्शन यू मस्ट हैव अ डेमोक्रेटिक मैंडेट टू बिगिन विथ। आपको कोई एडवांस फंक्शन, मतलब आप मान लो, उसमें देखोगे ध्यान से, तो अगर नीचे देखना एग्जाम्पल 1, आप इधर सुनना, कोई भी आदमी मंत्री तभी बनेगा ना जब वो एमएलए हो। ऐसा उठा के किसी को मंत्री तो बना नहीं सकते, तो एमएलए होना चाहिए। वो एमएलए था तब उसको हमने क्या बनाया? मंत्री। तो वहां पे एक डेमोक्रेटिक मैंडेट है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? कि वो खुद जीता हुआ है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? डेमोक्रेसी, मैंने सिंपल बोला कि डेमोक्रेसी का मतलब जहां आपका इलेक्शन से बस संबंध होता है, इलेक्शन होता हो बस। हमने बोला था फ्री एंड फेयर हो कि नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी का बेसिक फंडा ही खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड मीनिंग समझ रहे हो? अरे समझ नहीं समझ रहे हो? जो वोट से अगर जीता हुआ है, जिसको लोगों ने जिताया है, वही आदमी कुछ भी बन सकता है या कुछ भी कर सकता है, अपॉइंटेड कुछ भी कर नहीं सकता। तो मान लो इलेक्टेड है, अब ये एमएलए बन गया, एमएलए बना, हम ही लोगों ने जिताया उसको और बना दिया एमएलए विधायक। अब यही विधायक जी मंत्री तो बनेंगे, लेकिन सोच के देखो, अगर ये एमएलए थे ही नहीं तो मंत्री बन सकते थे क्या? तो इसीलिए मंत्री हुआ एडवांस फंक्शन। क्या हुआ? और ये आपको उसके लिए बनना पड़ेगा डेमोक्रेटिक मैंडेट। सो इसको क्लोज कर दीजिए। अब डेमोक्रेटिक मैंडेट, सुनना ध्यान से, पहले समझ आ रहे क्या? बारीकी से समझना, बोर तो नहीं हो रहे? इधर इधर देखना। तो मैंने बोला आराम से देखना, ध्यान से और मजे से समझना कि आपको कोई भी एडवांस फंक्शन अगर करना है तो भैया आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एमएलए बनना पड़ेगा। अगर आप मिनिस्टर बनते हैं तो मतलब आप खुद इलेक्टेड होने चाहिए, तभी आप किसी को इलेक्ट करोगे। अब आप अपने नोट्स के फर्स्ट रूल में देखना, एग्जाम्पल 1, मिनिस्टर क्या है? एडवांस फंक्शन। एंड एमपी और एमएलए क्या है? डेमोक्रेटिक मैंडेट। मैंने लिखा है अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको एमपी या एमएलए होना पड़ेगा, चाहे आप लोकसभा के एमपी रहें, चाहे आप राज्यसभा के एमपी रहें, लेकिन आपको उतना बनना पड़ेगा। आइएगा दूसरा एग्जाम्पल, राज्यसभा के मेंबर, सुन रहे? राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड बाय एसएलए। भाई विधायक ही तो राज्यसभा के मेंबर को चुनता है ना। अब राज्यसभा के मेंबर को चुना तो राज्यसभा मेंबर क्या हुआ? एडवांस फंक्शन। और जब तक आप खुद एमएलए नहीं रहोगे तब तक आप राज्यसभा एमपी को कैसे चुन सकते हो? कुछ समझ आ रहा है क्या? आना जा रहा है। एग्जाम्पल 3, प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा प्लस एसएलए। मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, बड़ा मजा आएगा आपको, जबरदस्त मजा आएगा वहां पे, ठीक है। तो भैया देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ क्या, लोकसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर, और याद रखो इलेक्टेड लिखा है, नॉमिनेटेड नहीं लिखा है, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा प्लस एसएलए। देखो जरा ध्यान से, इलेक्टेड लोकसभा में भी तो इलेक्टेड एमपी को चुनोगे तो डायरेक्ट वोट देके, राज्यसभा के एमपी को एसएलए ही चुनते हैं। अब चूंकि एसएलए ही तो चुनते हैं, क्यों, क्योंकि एसएलए को भी तो हमने जिताया है। अरे समझ में आ रहा है। तो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन में, सुना इधर, अगर आप खुद विधायक नहीं हो तो आप फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं ले पाओगे भैया, आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये नहीं क्या बोले सर, क्योंकि हम भी आम आदमी हैं, हमारा भी पूरा हक है तो हम भी वोट देंगे। भाई बोल सकता है, डेमोक्रेसी है, आदमी का इंफॉर्मेशन है, कुछ भी बोल सकता है। यहाँ तो कुछ भी बोल देते हैं लोग, क्यों प्रभात, अब समझना। अब कुछ भी जो बोल दिया, अब वो बोलेगा भाई ठीक है तू आ, तो सीधा बोलेगा एक काम कर, रूल 1 के अकॉर्डिंग तेरे को बनना पड़ेगा एमएलए, तो चुपचाप 4-5 साल वोट का तैयारी कर, जीत जाइयो, से कुर्सी तेरे लिए भाई हम लाएंगे। मेरे बात समझ आ रही है। तो रूल 1 जब भी बोले तो आपको याद रखना है कि हमेशा, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, याद रखना, आगे जैसी जाएगा मैं आपसे पूछूंगा बताओ यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा इस सिचुएशन में, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा रूल लगेगा। तो रूल 1 में क्या, टू परफॉर्म एन एडवांस फंक्शन यू मस्ट हैव अ डेमोक्रेटिक मैंडेट। आपको एक डेमोक्रेटिक मैंडेट आपके पास होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। अब जरा आना, अभी यहीं तक नहीं, आगे आना। तो प्रेसिडेंट दिख रहा है, अब यहां लिखा है मैंने, टू इलेक्ट प्रेसिडेंट यू मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर। भाई आप किसी दूसरे को इलेक्शन में भाग ले रहे हो तो आप खुद इलेक्शन के द्वारा जीते हुए होने तो चाहिए, यस और नो। आगे, डेमोक्रेटिक मैंडेट कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इम्प्लाइड। अब ये जो डेमोक्रेटिक मैंडेट कैन बी है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट या फिर इम्प्लाइड, ये तीनों का मीनिंग समझ लेना। डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, इम्प्लाइड क्या है। आप अगर जरा ध्यान से देखना तो मैंने हाईलाइट किया हुआ होगा। तो पहले देखो, डेमोक्रेटिक मैंडेट में जैसे यहां मैंने लिखा है, जैसे बीजेपी जब मेजोरिटी में थी, सुनना मजा आएगा आपको, उस समय बीजेपी ने अरुण जेटली को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। सुना ध्यान से, जबकि अरुण जेटली जीते हुए नहीं थे। अब जैसे ही बीजेपी ने क्या बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर। इधर सुनो, आप एक मूवी देखे होगे डैशिंग सीएम भारत, एक साउथ की मूवी है, या एक मूवी आई थी यंगिस्तान, ठीक है। अब समझना, मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें, इधर बोल रहे हैं क्या सब लोग, कमाल की बात बता रहा हूं आपको। पता है उसमें क्या होता है, जैसे 24 साल का लड़का या 25 साल का लड़का सीएम बन रहा है और उसमें पूरा दांव पेच मचा हुआ है, समझ में आ रहा है, अरे ये कैसे बन गया, और उधर पढ़ने वाले लोग बोल रहे हैं ये कैसे हो गया, अरे समझ में, ये तो मतलब, तो उसमें कुछ प्रावधान है, पहले सुन लो। अगर किसी को भी आप मंत्री बना देते हो तो 6 महीने के अंदर, सुन लेना ध्यान से, मान लो आपको भी बना दिया मंत्री मैंने, लो भैया तुमको बना दिया, लेकिन आपको मंत्री बनाने के लिए कुछ तो हो। अरुण जेटली के पास क्या था भैया, उनके पास नॉलेज था, उनको इतना नॉलेज था कि हम उनको नॉमिनेटेड मेंबर बना सकते थे लास्ट वाले सिचुएशन में। लिटरेचर में कोई अच्छा हो तो, या आर्ट में कोई अच्छा हो तो, कोई सोशल सर्विस में अच्छा हो तो, या कोई साइंस में अच्छा हो तो, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है और नॉलेज भरपूर है, तो आप आराम से भैया आके राज्यसभा के एमपी बन सकते हैं, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नहीं। सुनना, लेकिन बीजेपी ने तो उठा के उनको सर माथे पे चढ़ा दिया और अरुण जेटली को सीधा बना दिया मंत्री। जय हो, अरे समझ में। अब इन्होंने मंत्री जैसी बना दिया भाई, जो ये चाहे सब हो जाएगा, या सुनो, मैंने कुछ बोला नहीं है। अब राहुल देखना, मंत्री जब बन गई है उसके बाद कोई भी आदमी, मैंने क्या बोला, जब मंत्री बनेगा तो उसके पास एक होना चाहिए डेमोक्रेटिक मैंडेट। तो उसको या तो राज्यसभा का एमपी होना चाहिए या फिर लोकसभा का एमपी। तो अरुण जेटली तो जीते थे नहीं, और राज्यसभा के एमपी में भी अगर जाते तो क्या पता उनको मिलता कि नहीं मिलता। तो बीजेपी बोली तथास्तु, नॉमिनेटेड मेंबर है ना, तो इसी के अंदर उनको लिटरेचर, आर्ट्स और सोशल सर्विस और साइंस के अंदर नॉलेज के बिहाफ पे एमपी बना दिया गया, राज्यसभा का नॉमिनेटेड एमपी। और मैंने क्या बोला, कोई भी आदमी मंत्री बनेगा तो उसको राज्यसभा का या लोकसभा का मंत्री होना, सॉरी एमपी होना जरूरी है।
और अगर वो पहले से नहीं आप बना दिए मंत्री उसको, तो 6 महीने के अंदर आपको उसको बहुमत प्रूफ करना पड़ेगा भैया, 6 महीने के अंदर। अब सुनना इधर, लेकिन कमाल की बात है बीजेपी तो बीजेपी है। अब जरा आने आना देखना जरा। फर्स्ट, दिस इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक मैंडेट बिकॉज ही वॉज द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये इनडायरेक्ट, तो भैया अगर उनको इलेक्शन से लेके आया गया है तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। अगर इलेक्शन जितवा के उनको लाया गया, अभी रुक जाइएगा, मैंने जो बोला ये एग्जैक्ट अभी एमपी के तौर पे, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड डेमोक्रेटिक मैंडेट। कि भैया अगर बॉटल लेके सभी लोग रखेंगे और बॉटल एक और भी अगर जरूरत हो जाए तो आप कॉफी भी गरम गरम नहीं होता चले जाओ, मतलब ये हुआ, ये ड्यूटी है। अरे आगे बताऊंगा आपको। तो देखना इधर के दे देते हैं प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट से हो रहे सब ट्रिपल तलाक के नाम पे। और बहुत अच्छे, प्लीज एक एक चीज समझना। ये जैसे ही रूल 4 तक जाते जाते ना आपको सब कुछ लगेगा वाह, सब कनेक्ट हो जाएगा एक ही बार। इसी बात हो तो आपको डेमोक्रेटिक मैंडेट होना चाहिए, मतलब बैलेंस, क्योंकि फेडरल भी नहीं होता ये 2 पेज का, आप खुद लिख जस्ट थोड़ा सा। थैंक यू। हाँ ठीक है, इधर 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 सेंटर कराती है, ठीक है। करवा तो लिया, सब ठीक ठाक चल रहा था बेचारे का, स्टेट भी एकदम मस्त था सब। हम तो भाई डीएम चुन हो तो थोड़ा सा उसी में तो वो समझना। एक एग्जांपल 3 आपको मिलेगा, मनी बिल। क्या मिल रहा है, इधर देख लो, ये तीनों बिल पढ़ाया था, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। मनी जिसमें मनी से रिलेटेड बातें हो, बोला था ना, न्यू आइडिया प्लस मनी। अब वो दोनों साथ आ जाए तो फाइनेंशियल बिल, लेकिन अभी हम सिर्फ बात किसी कर रहे हैं, मनी बिल की। फिर बात समझ में आ रही है, सुनना इधर ध्यान से। अब जरा मनी बिल का कॉन्सेप्ट देखना, नीचे आना भाई। देखो मनी बिल के सारे फैसले और सारा का सारा कुछ सेंटर, सुनना ध्यान से, सेंटर लेता है, क्योंकि सेंटर को ही सारे पैसे का पूरा उसके पास है कि भैया हम जहां चाहे वहां खर्च करेंगे। और आप सोच के देखो, कमाल के बाद आपने सरकार बना दिया, सुना सब सुन रहे हो ना, सरकार आपने बना दिया और सरकार के पास पावर ही नहीं है कि वो पैसे कहीं और खर्च नहीं कर पाए, तो सरकार काहे का, फिर अब बनाए क्यों उसको जब उसको पावर ही नहीं दिए। तो यस और नो, तो जब बनाए हो तो कुछ ना कुछ तो पावर उसको देना पड़ेगा ना। तो सरकार को आपने पावर दिया कि सर आपके पास जितना भी मतलब रिसोर्स है, जितना मनी से रिलेटेड बात है, आप बताइए कि रोड पे कितना खर्च होगा, आप बताइए कि हेल्थ पे कितना खर्च होगा। यस और नो, ये बात आप सोच के बताना मुझे कि राज्यसभा के एमपी डिसाइड करेंगे क्या, क्योंकि रूल 1 तो फिर ब्रेक हो गया ना। और रूल 1 में क्या बोला, पहले तो इलेक्टेड ग्रेटर देन नॉमिनेटेड, प्लस रूल 2 में क्या बोला, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। तो भैया ये तो कहीं पे भी ये नहीं आ रहा है कि राज्यसभा के एमपी का डिसाइड करने लग गए तो फिर हमारा इलेक्शन का जो पूरा डेमोक्रेटिक मैंडेट है वही पूरा का पूरा खत्म, और वहीं से क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। तो जरा समझना यहीं पे, यही रहिएगा और गौर फरमाइएगा। यहां तक एक बार जोर से बोलना, मजा आया तो यस और नो। अब थोड़ा आगे ना, तो भैया नेक्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले लोकसभा सेंट्रल ग्रेटर स्टेट्स कैंडी, राज्यसभा को 14 दिन का वक्त मिलता है। कोई भी मनी बिल जब पास होता है तो राज्यसभा के पास 14 दिन होता है कि भैया आप देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कमाल की बात है कि राज्यसभा अगर कुछ भी बोला कि ऐसे कर दीजिए, उस सेंटर पे कोई बाइंडिंग नहीं है, मन किया तो करेगा, नहीं तो जैया। मेरी बात समझ में आ रही है। और इनफैक्ट राज्यसभा अगर उसको वापस भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सेंटर चुपचाप पास करो, बस फॉर्मेलिटी है कि बेटा देख लो हम ये बनाए हैं, और ना वो किए कान पे चमाट लगाए समझ आ रहा, इसलिए ना मत कहना, चुपचाप भेज देना, ऐसे भी तुम्हारा औकात है नहीं कि तुम्हारा बिल हमारा रोक लोगे। और सुनो, ये सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स नहीं है तो और क्या है। और मैंने बोला कि जब आपने सरकार को बनाया है और सरकार के पास ये पावर ही नहीं है कि वो पैसा खर्च करे, तो सरकार किस काम का है यार, उससे बढ़िया तो आम आदमी। आ रहा समझ में। अब रूल 3 से पहले एक और चीज जो बताने वाला हूं वो देख लेना, तब आगे, ठीक है। सुनो, गवर्नर, इधर आप लोग भी गवर्नर हो, मैं बताऊंगा कैसे प्रूफ हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा। देखना इधर, लोकसभा में मैंने आपको बोला था विलेज में कौन होते हैं एमपी एमएलए, याद रखना। अब समझना ध्यान से, जितने भी मेरे नोट्स है ना, मेरा नोट्स जो रिवाइज करेगा डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होगा, डायरेक्ट पूरा नोट्स 3 बार पढ़ लेना, जाके पीछे का पूरा क्वेश्चन देखना, A to Z हिट करेगा। और आज जो मैं आपको दे रहा हूं इसमें, और एक और आपको ट्रिक दूंगा उसमें,
पूरा एडसी जाके मिला दोगे ना, उस पूरे नोट्स के अंदर ही सारा का सारा समा जाएगा। बस 4 बार, कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, यकीन मानिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये 3-4 किताब से मिल के बनाया गया है, तब जाके नोट्स बना है। इधर आना जरा, हम डिस्कशन कर रहे हैं इधर गवर्नर की। इधर देखना, गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल, पॉल नहीं राज्यपाल, ठीक है। इधर कमाल की बात है, सुनिएगा। सबसे फर्स्ट, राज्यपाल साहब जो होते हैं, इनको पहले बात अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है? तो अपॉइंट करता है सेंटर। सेंटर बोलता है कि चुपचाप जाइए और स्थापित हो जाइए। अब देखना इधर क्या हुआ, जब 1949 में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सब कुछ बन रहा था, पार्टी चल रही थी, ग्रेट पार्टी। कौन सी पार्टी? ग्रेट पार्टी। उसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू कोने में उधर धुआं मार रहे थे, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल लगे, सब लोग अपना लगे हुए थे। बात समझ में आ रही है? अभी और कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनने वाला था, तब तक वहां पे सारे इनवाइट किया गया था, आइए आज इंडिपेंडेंस आजादी की जश्न है। और आके बोला गया, सुनो इधर लाट गवर्नर इधर आओ, मतलब वहां के चीफ मिनिस्टर को बोला गया, आज से तुम लोग के यहाँ हम भेज रहे हैं, सी दिस इज द गवर्नर। वहां जाकर स्टेट बोल, हमको 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 क्यों चाहिए गवर्नर? बोला नहीं नहीं, कान पे लगाओगे तो रखना पड़ेगा। स्टेट बोला यार हम कैसे रख ले भाई, हमारे यहाँ खुद जगह नहीं है। सेंटर बोला सेंटर ग्रेटर देन स्टेट। बट भाई को बुरा लग गया, छोटा भाई यार बड़ा भाई होकर फायदा उठा रहा है। सेंटर बोला सुनो सुनो, तुम्हारे राज्यपाल को ना प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावर है। बोला क्या? आंसू रुक गया। बोला कैसे? अब बोला कैसे? बोला कि देखो राज्यपाल के पास ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होता है, विचारशीलता। मतलब कैसे कि राज्यपाल अगर स्टेट में चाहे तो किसी भी बिल पे, किसी भी डिस्कशन पे, किसी कानून पे वो कानून को रख सकता है कि वो प्रेसिडेंट से पूछ ले या सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछ ले, या वो खुद किसी किसी मैटर में अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ हम इसको इस केस में ऐसा करना चाहते हैं। राज खुश, बोला ठीक है। लेकिन कमाल की बात सुनो हॉलो कैंडी क्या निकला? अपॉइंट तो किया था किसने? सेंटर ने। गवर्नर को किसने अपॉइंट किया? सेंटर ने। इसका मजाल है गवर्नर का कि सेंटर से ये बदतमीजी करेगा। आप समझ रहे हो? कभी बदतमीजी करेगा नहीं, कभी कर सकता, क्योंकि जैसी बदतमीजी करेगा सेंटर पे हटा रे अरे बहुत चूचा कर रहा है ये, समझे? हमारा ही मुर्गा हमें से चल रहा है। तो यार गवर्नर क्योंकि इलेक्टेड तो था नहीं, जब जो अपॉइंट कर सकता है उसको हटा भी तो सकता है, यस और नो? इधर कैंडी निकला हॉलो। अब भैया राज्य क्या करेगा? तो ये सेंटर ग्रेटर देन स्टेट नहीं तो क्या है? इसीलिए गवर्नर, सुनना ध्यान से, गवर्नर को कहा जाता है एजेंट ऑफ सेंटर। सेंटर का एजेंट ही तो है, क्योंकि गवर्नर ना आंख कान नाक और दिमाग है सेंटर का। तो सेंटर ने स्टेट को कहीं से भी छोड़ा नहीं कि कुछ भी तिगड़ बिगड़ किया, ऐसा बैठा के रखे हैं पार्टी को। एक बार फोन जाएगा, हेलो गवर्नर और भैया प्रेसिडेंट बोलेगा बोल भाई, बोलेगा इधर चूचा हो रही है, आ जाओ। समझ में आ रहा है? सेंटर ने इसको बांध के रखा है। आ रहा समझ में? आपको समझ में आ रहा है कि सेंटर और स्टेट का कैसा करने का? अब तो लग रहा था अपन बिहारी है, लेकिन याद रखिएगा इंडियन है अपन। आ रहा समझ में? बिहारी कहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखना इधर, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। आपको इस एग्जांपल से कुछ मजा आ रहा है समझ के कि आखिर क्यों बड़ा है? आप देखो तो पूरा सिस्टमेटिक ही है ऐसा, जहां प्रूव्ड है कि सेंटर ही सेंटर बड़ा है। आ रहा है समझ में? अब गवर्नर साहब के पास भी कोई ऑप्शन, क्योंकि भैया इलेक्शन से तो जीत के आए नहीं हो ना, तुम यूपीएससी का एग्जाम दे के आए हो। आ रहा समझ में? तो भैया चापलूसी तो करोगे आप। इसी वजह से ना राज्य नहीं मिलना चाहता था सेंटर। अब बस आप सीधा सा बात है, आप इनवॉलेंट्री देखो, राज्य के मिलने से पहले ये प्रावधान था भी नहीं, लेकिन इंडिया इस बात को जानता था और पहले ही समझ चुका था कि जब अभी से हरामखोर ये सब बोल रहा है हमको अलग अलग देश चाहिए, तो बाद की तो कोई गारंटी नहीं है, बाद में तो और मानेगा। इसलिए इंडिया बोला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। आप सोच कर देखो कितना उनके पास नॉलेज था। आप समझ रहे हो? वो
21 घंटा, 22 घंटा और 24 घंटा पढ़ने वाले लोग, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, आप सोच के देखो, कैन यू बिलीव इट, ये जो सिस्टम बनाया गया कोई भगवान ने नहीं बनाया है, आप समझ सकते हो। और ये, अरे क्या बोल रहे हैं क्या, आप सोचो कि उन्होंने नॉलेज कितना लिया होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ वी आर थैंकफुल, हम लोग थैंकफुल हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऐसे मिले। नहीं तो भले ही हर चीज पहलू का कुछ अच्छा और कुछ बुरा जरूर है, लेकिन आप सोच के देखो, इतना डाइवर्सिटी, इतना जातिवाद, इतना धर्म, उसके बावजूद भी हम लोग एक हैं और इंडियन हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का नॉलेज नहीं तो और क्या है। अरे समझ में, यहाँ तो लोग भाई भाई में नहीं रह पाते, यहाँ तो इतना भेदभाव है, उसको आपने बांध के रखा है। और याद रखना, किसी भी परिवार को चलाने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार नहीं टूटे, आप पूरे फैमिली एंजॉय करो साथ में रह के, एक ही रास्ता है, गेट नॉलेज। जितना नॉलेज लोगे ना, एक इंसान नॉलेज ले लेगा, वो सबको बांध देगा, सारे परिवार को इकट्ठा कर लेगा। आप सोचो, एक घर में एक IAS हो गया मान लो, या BPSC बन गया, क्या आपको नहीं लगता वो सबको संभाल लेगा? इतना अच्छे से संभालेगा ना कि सब के सब खुश होंगे और सबके सब मस्त रहेंगे। ऐसा नो? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड सेट आप सोचो यार, मतलब मैं तो वो सोच के देखता हूँ, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई क्या पढ़ा होगा यार उन लोगों ने, कितना पढ़ा होगा, जबकि उनके पास तो सिस्टम और इतना अच्छा सोर्स नहीं था, गुलाम थे ना वो लोग, गुलाम होने के बावजूद भी उतना पढ़ के और ये चीज बनाते हैं। ऐसा सोचो, वो आदमी गुलाम है, लेकिन जब बनाया तो ऐसा आजाद देश बनाया कि भैया फ्यूचर तक कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है उनको। और इसी के बाद मैं प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, उसमें आपको और मजा आएगा, ठीक है। खैर आगे आना, नेक्स्ट। तो गवर्नर ने आपको बोल दिया, तो ये पूरा का पूरा रूल 2 मतलब क्या है, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट। तो पहला रूल क्या था, इलेक्टेड ग्रेटर देन नॉमिनेटेड, और दूसरा सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। तो नॉलेज लीजिएगा ना तो मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे नॉलेज लेके आपको मजा नहीं आ रहा है? आगे आना जरा, भर जाओगे। रूल 3 सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये रूल 3 समझना पहले, ये अपने आप में डिजास्टर है ये, ठीक है। और ये डिजास्टर ब्रह्मा विष्णु महेश से कम नहीं है। सुनना, रूल 3 सुनिएगा, ये है SOP, सेपरेशन ऑफ पावर। सुनना ध्यान से। CBSE स्कूल में यहाँ पे कितने लोग पढ़े हैं, हाथ खड़े करना। चलो ठीक है, इधर देखना जरा, सुनेगा ध्यान से, बता रहा हूं, चिंता नहीं करिएगा, इन्हीं का क्लास लेने वाला हूं मैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि एक महायुद्ध तो जो चल रहा है अलग, वो तो चल ही रहा है। World War I भी हुआ था, World War II भी। एक भी युद्ध होता है, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड। ये एक छोटा बड़ा युद्ध नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, इधर मान लो किसी, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ CBSE स्कूल हो, क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट ने ये प्रूव कर दिया, मैं गया हूं पर्सनली एग्जाम देने, कि आप वहां पे जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं ना, वो तैयारी करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम देके वहां एडमिशन लेते हैं। इसलिए अपने आप को उसने इतना बेहतर किया, इतना कि सारे के सारे ध्वस्त। तो वही मैं बोल रहा हूं, सिंपल, जब आप किसी स्कूल में होते हैं, सरकारी स्कूल, वही जो गवर्नमेंट स्कूल है, हम उसको भले ही कितना भी नजरअंदाज करें, लेकिन उसका एक अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, फिर भी आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सिर्फ वहां पे हम टीचर्स पे काम कर दें, और इनफैक्ट जो अभी टीचर हैं उन्हीं को ट्रेनिंग दे दिया जाए, या वो टीचर खुद ही अंदर से आ जाए कि नहीं यार कुछ बच्चों को करते हैं। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम बिहार के टीचर्स का ये है, या लगभग हर स्टेट के टीचर, सिर्फ बिहार का ही नहीं, वो कहते हैं क्या, बड़ा नु समझाए लेकिन कुतवा सब पढ़वे ना करेला। आपने खुद ही डिसाइड कर दिया कि ये नहीं पढ़ेगा, कोशिश तो करके देखो। आ रहा है समझ में? जस्ट ट्राई। और ज्यादा से ज्यादा लोग तो टीचर मास्टर लोग का आपको पता ही है, डरा धमका के बस किसी तरह से चुप रहे, बस बोल दिया तो बाई वर्ड भुचाया जाएगा। आप समझ रहे हो? गवर्नमेंट स्कूल में चुप कराना ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना इंपॉर्टेंट। जबकि मैं सच बता रहा हूं, अगर किसी को चुप कराना है तो इतना नॉलेज दो, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा यार बड़ा बढ़िया आदमी है, इतना अच्छा पढ़ाता है, वो खुद ही इज्जत देने लगेगा। आप डंडे से शायद कुछ दिन तक चुप करा सकते हो, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होने कहेगा बड़ा मर ले रहे हराम करो।
समझ में आ रहा है? मिल जा कभी स्कूल के बाहर। होता है ऐसा। और सीबीएसई स्कूल वाले तो और डेंजर होते हैं भाई। वो बच्चे सीबीएसई स्कूल वाले, मैं खुद हूँ, मैं जानता हूँ भाई। वो तो आएंगे एक और बड़े हो जाते हैं, एज ज्यादा हो जाता है उनका, 10th तक आते आते ओ हो गए हैं पकठा के 30-36 साल। अब भैया प्रॉब्लम क्या होता है, सेव कर रहे हैं 10th में, अब वो लोग का भाई बॉडी और फिजिकल सब ऑलरेडी उन लोग का डेवलप हो गया है। टीचर जैसी मार कर मिलियो तू बाहर, बस स्टैंड में मिल भाई, और बस तू बाहर रख दियो, उसके बाद हम बता देंगे तुमको। समझ में आ रहा है? और टीचर भी सोच रहा था हराम को क्यों मार दिए भाई, वो भी सोच रहा होता है क्योंकि दिक्कत है। सीबीएसई का मैंने क्यों पूछा जा रहा है, इसका कनेक्शन है रूल 3 से। सुनिएगा, हाउस कंपटीशन होता है। जैसे सीबीएसई स्कूल में पैसा लेने के लिए भी ना, ये भी एक अच्छा तरीका, और मनोरंजन का भी अच्छा तरीका। जैसे हाउस होता है ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस और ब्लू हाउस। जैसे मैं जहां था तो वहां पे 4 हाउस, उसका नाम था सिंसियरिटी हाउस, एक्सीलेंस, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। अब कहीं कहीं स्वामी विवेकानंद हाउस होता है, कहीं कहीं गंगा, कहीं यमुना हाउस, अलग अलग होते हैं, लेकिन जनरली 4 कलर होता है, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू। जनरली होता है यही 4, मतलब जहां तक मेरा आइडिया है। समझ में आ रही है? और सुनो इधर, सुन लो, जब हाउस के मैच होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट सब कोई बच्चा जो होता है ना, वो देख रहा होता है मार देंगे इसको हम। समझ में आ रहा है? जैसे उसमें एक अलग टसन होता है, हम ब्लू हाउस में हैं, मैच हो रहा है, ब्लू ही जीतना चाहिए, नहीं जीता तो तुमको समझ में आ रहा है, सब मार मारेंगे। इसको बोलते हैं इंटर सेपरेशन ऑफ पावर। सुनना ध्यान से, और इधर सुनना। और एक मैच भी तो होता है, स्कूल में कंपटीशन होता है, जिसको स्कूल लेवल पे होता है, इस स्कूल से उस स्कूल, उस स्कूल को इस स्कूल, ठीक है। अब ये भैया स्कूल में जब इंटर स्कूल स्टेट कंपटीशन ये सब कुछ होता है, इधर सेम जरा समझने के लिए, सेपरेशन मतलब आप समझते हो, सेपरेशन मतलब अलग अलग, पावर अलग अलग। मतलब कि इधर हम 3 चीज, अरे सुन लेना 3 चीज आपको बताया था, L E J, 3 चीज बताया था। तो ये ब्रह्मा मतलब क्यों? क्योंकि ये लॉ बनाते हैं इसको, और ये भाई साहब तो न्याय करते हैं, महेश। अरे समझ में, शिव जी को महेश बोला जाता है। इधर देखना, इधर सुनना, ये और ये क्या हुए? ब्रह्मा, और ये हुए विष्णु। सुनना जरा, इसका कनेक्शन है और अच्छे से समझ लेना। लेजिस्लेटिव, ये जो 3 पार्ट है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इसको बोलेंगे इंटर सेपरेशन ऑफ पावर। सुनना, मतलब इन तीनों के बीच की बात करेंगे, समझना, तो बोलेंगे इंटर सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन आपको लेजिस्लेटिव में भी मैंने कुछ बताया था, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में बोला था इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर नीचे 80 से, ठीक है। तो जब इन लेवल पे डिस्कशन हो, इसको बोलेंगे इंट्रा सेपरेशन ऑफ पावर। और इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, मतलब उस स्कूल के अंदर जब स्कूल लेवल पे कंपटीशन हो रहा है तो इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हैं, स्कूल का अलग अलग। और स्कूल के अंदर जब हाउस में कंपटीशन हो तो है क्या? इंट्रा सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि इंट्रा मतलब क्या होता है? इनसाइड। समझना ध्यान से। तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट मतलब कि एक स्कूल दूसरे स्कूल से लड़ेगा, डीएवी लड़ रहा है उससे, डीपीएस लड़ रहा है उससे, ये क्या हुआ? इंटर स्कूल। तो स्कूल हुआ ना? अरे हाँ है ना? तो LEJ बड़ा, LEJ के अंदर ही तो है लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड, परमानेंट, ये सब कुछ। सुनना, अब आप मुझे बताना जरा गौर से, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव जो है और यहाँ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, कभी भी लेजिस्लेटिव के पास इतना पावर नहीं है कि बिना किसी मतलब के वो जुडिशियरी या जज के बारे में डिस्कशन करेगा। भाई वो क्यों डिस्कशन करेगा? जब तक कोई केस या FIR कुछ नहीं हुआ है, कुछ है क्या दम कि वो बोलेगा? जुडिशियरी को भी पावर नहीं है कि किसी MP या MLA के बारे में डिस्कशन करेगा कि वो कौन है कौन नहीं है, जब तक कि उस पर केस फाइल नहीं हुआ। और आप सोच के देखना, जो लोकसभा का MP है, क्या है लोकसभा का? और एक है राज्यसभा का MP। इधर सुन रहे सब ना?
लोकसभा का एमपी बैठेगा कहाँ? लोकसभा में ही। ऐसा तो नहीं बोलेगा सर लोकसभा में ना एसी खराब हो गया था हम इसमें आके बैठ जाते हैं ऐसा होगा क्या? तो भैया तुम अगर राज्यसभा के एमपी हो तो तुम राज्यसभा में बैठो। नहीं तो ऐसा सर बहुत गर्मी लग रहा है बाई गॉड तो आपने एसी लगाया हम आप में आके बैठ जाए लोकसभा का थप्पड़ मारूंगा ए इधर। यही तो हुआ सेपरेशन ऑफ पावर कि जो जहां बैठना चाहिए सिर्फ वहीं बैठेगा और इसका जहां है वहीं बैठेगा, कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर। और जब वो सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव का होता है, मैंने बोला लेजिस्लेटिव का अलग अपना कंडीशन चलता है, एग्जीक्यूटिव का अपना अलग हाउस कंडीशन चलता है, जुडिशियरी का अपना अलग, उसको किसी को भी मतलब नहीं है। तो जब इन तीनों में काम चले तो इसको बोलेंगे इंटर सेपरेशन ऑफ पावर, और जब इनके अंदर हाउस वाले डिस्कशन चले तो उसको बोलेंगे इंट्रा सेपरेशन ऑफ पावर। और कमाल की बात सुनना, अब इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव वाला बोलेगा जैसे विधायक लोग, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव क्या हो? विधायक। आईएएस को बोलेगा सुनिए ना हम आपके ऑफिस में आके बैठ जाए। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का इतना मार मारेंगे इतना मेहनत किए हम, मेहनत करके हम आईएएस बने हैं और तुम हरामखोर चुपचाप अंगूठा छाप आगे जो मेरा मतलब कि इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव भी अपने हाउस में बैठेगा और परमानेंट भी अपने ऑफिस में। यस और नो? तो इसको बोलेंगे इंटर सेपरेशन ऑफ पावर और इसको क्या बोलेंगे? इंटर सेपरेशन ऑफ पावर। सुनना ध्यान से, अब इस बात को जरा और अच्छे से गौर से एक बार और समझ लेना। मैंने नोट्स में तो आपको इतने अच्छे से लिखा है ना कि बाय गॉड आपको मजा ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी जीएसटी में भी नहीं नहीं वो अलग है, उधर अभी नहीं जाना। वो बिल और कानून पे उधर मत होना, ठीक है ना? वो अलग है वो कानून से भी मत कंफ्यूज करना। अभी सुनना इधर समझिएगा, जो आपको जो पास कराना है उस पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी किसी कानून पे डिस्कसन करिएगा। अब मान लो इधर मंत्री को अधिकार है कि वो किसी भी हाउस में बैठ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है भैया? अब मंत्री है लेकिन हर दिन नहीं, कब? जब किसी लॉ पे डिस्कशन करना है जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां सिर्फ मंत्री को अलाउ होगा। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात? तो लोकसभा का डिस्कशन हो रहा है और राज्यसभा दोनों मिलकर कोई कानून मान लो पेचीदा है, उस कानून पे कोई भी अकेले आदमी नहीं डिस्कशन कर पा रहा है, तो लोकसभा बोला राज्यसभा को कि सुनो हम दोनों मिलकर इस पे कानून बनाएंगे। तो भैया उस समय क्या लोकसभा वाला मुंह उठा के राज्यसभा में आ जाएगा? बहुत मारेगा। और राज्यसभा वाला भी मुंह उठा के लोकसभा में नहीं आएगा। लेकिन चूंकि आप मंत्री हो और मंत्री जब है तो लोकसभा में बैठ सकता है और राज्यसभा में भी, तो जहां डिस्कशन होगा मंत्री जी चुपचाप कुर्ता पजामा झाड़ेंगे और जाके वहां विराजमान। अरे समझ में? तो एक्सेप्ट मंत्री पूरा पावर सेपरेटेड है कि नहीं है? हर कोई अपने अपने घर में बैठो, फालतू को कहां तक जाके दूसरे के घर में कर रहे हो बे? अरे समझ में? इसीलिए इधर देखिएगा सर ज्वाइंट मीटिंग में यही होता है। हाँ उसी एग्जैक्टली यही आ रहा है। तो जब ज्वाइंट मीटिंग जब भी होगा तो इसलिए सिर्फ वहां मंत्री का डिस्कशन होता है, वहां लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी नहीं आते। जो जिनका घर है वहां चुपचाप रहिए, बाद बाकी मंत्री जो है वेलकम है। सुनना इधर ध्यान से, सिर्फ सोचो एक लॉ बता रहा हूं मैं, लेकिन इस लॉ में आप देखो क्या पूरा पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं चल रहा, ऑर्डिनेंस में डिस्कशन कर लिया, टेम्पररी लॉ सेंटर पूरा का पूरा कुछ आएगा इस लॉ में। अभी तो रूल 3 है, अभी रूल 4 आया नहीं, अभी रूल 4 भी आने दो। इधर देखना ध्यान से, इधर इलेक्टेड और परमानेंट उसी तरीके से। सुनो, विधायक अगर यहाँ पे हैं या देखिएगा या लेजिस्लेटिव है, मैंने क्या बोला? लेजिस्लेटिव को कभी भी इतना अधिकार नहीं है कि वो बोलेगा कि ए जजवा बड़ा तेज बन रहा है अरे समझिए, उसको इतना अधिकार। और जज भी कभी नहीं बोलेगा कि ये जो पीएमओ है ये बड़ा तेज बन रहा है, उसको कोई अपना उससे मतलब नहीं है। जब तक कोई केस फाइल नहीं हो जाए, मान लो जुडिशियरी में केस गया कि ये एमपी साहब जो हैं ये कैरेक्टरलेस हैं, मान लीजिए ठीक है, तो भैया इनको क्या है पकड़ के धुना जाए और रोड पे नहीं बीच रोड पे टांग दिया जाए, मान लो। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो भी है वो सब डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले तक कोई डिस्कशन किसी के बारे में नहीं करेगा। तो लोकसभा भैया अपने घर में, एग्जीक्यूटिव अपने घर में खुश रहे, जुडिशियरी अपने घर में खुश रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो यह सेपरेशन ऑफ पावर नहीं तो और क्या है। और याद रखो, अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर नहीं करते तो कोई भी आदमी काम कर पाता क्या? ठीक से नहीं कर पाता। लेजिस्लेटिव कुछ करता है, एग्जीक्यूटिव टांग रहता है, एग्जीक्यूटिव कुछ करता है, जुडिशियरी टांग। भाई कोई फैसला ही कभी नहीं हो पाता।
आ रहे समझ में? इसीलिए इंडिपेंडेंट तीनों को रहना जरूरी है। और आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जुडिशियरी इसमें सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये भैया अपने से डिसाइड कर लेता है कि अगला कौन बनेगा चीफ जस्टिस, अगला भाई अलग ही चलता है। जब लेजिस्लेटिव बोलता है इसको देख लो ठीक नहीं कर रहे हो तो ये बाय गॉड डेमोक्रेसी खतरे में है। जुडिशियरी बोलता है चुप बे बोतनी के हम डिसाइड करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन ये आपको आगे पढ़ाऊंगा, कहानी अलग ही चलता है इसका, और ये खुद से डिसाइड कर लेता है सारा का सारा कुछ, और इसी पे पूरा विवाद चल रहा है। आगे जब मैं आपको केशवानंद भारती केस और सारा कुछ पढ़ाऊंगा उसमें आपको लगेगा कि जुडिशियरी चाहता है कि हम डोमिनेट करें और ये चाहता है हम डोमिनेट करें, और अब पूरा बवाल एकदम लड़ाई चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे ये जो 3 सेपरेशन ऑफ पावर है, अब जरा इसको नोट्स पे देखना और वहां पे सारा कुछ आ जाएगा। तो पहले देख लो, ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहा है? इंटर सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आ रहा है? इंटर सेपरेशन ऑफ पावर भी समझ में आ रहा है? अब उस मेरे बताने के बाद अब उस नोट्स में आपको मजा आ रहा है कि नहीं? बिना ऐसे आपको कुछ नहीं झलकेगा, लगेगा हाँ बस अच्छा लिखा हुआ है, बात खत्म। आया नीचे, जहां लोकसभा बैठेगा वहां राज्यसभा तो बैठेगा नहीं, सो सेपरेट हाउस फॉर बोथ। आगे इंटर सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब एल ई और जे के बीच में, और इंट्रा मतलब इनसाइड एल, इनसाइड ई, इनसाइड जे, जो हाउस वाली बात बोली मैंने। इंटर स्टेट स्कूल तो इंटर स्कूल कंपटीशन एल ई जे हो गया, और हाउ स्कूल के अंदर हाउसेज के अंदर इंट्रा हो गया। अरे समझ में? अरे नहीं आ रहे क्या? आगे नीचे आना। अब इस बात को ना ऐसे समझना, देखना इधर, इधर 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 देखना, इधर इधर भाइयों देखो, इधर गांव वाले शहर वाले सब देखिए, इधर देखिए। इंटर सेपरेशन सुनना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रूल 4 से मुझे कनेक्ट करना है डायरेक्टली। इधर देखिएगा, जल्दी से कनेक्ट रहना, और जीवन के अलग आनंद आने वाले हैं आपको। रेडी हैं आप लोग? क्या हो गया, सब ठीक? केशवानंद भारती के केस में क्या ही इतना हंस रहे हैं आप लोग? आगे देखिएगा, सबसे फर्स्ट सज्जन सिंह भी है आगे, सज्जन सिंह के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब क्लोजर हाँ, बताऊंगा अभी। जो कॉलेजियम है जज का वही सिस्टम है जो मैं आपको मेरा इशारा उसी के तरफ था, कॉलेजियम और एनजैक के तरफ। बहुत मजे से बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा पूछे हैं तो अभी बताऊंगा, मैं इसके बाद बता दूंगा, चिंता नहीं करने का। और ऐसा समझ में आएगा कि आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। लिखिएगा इधर, लेकिन आगे आगे आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ एक एक चीज, जो पेशेंस रख के 1 साल तक आराम आराम से करते रहिएगा, सारी दुविधाएं आपकी खत्म हो जाएगी, गारंटी, सारी की सारी। ठीक है, आइएगा आगे जरा। नेक्स्ट मैंने बोला आपको सेपरेशन ऑफ पावर बोला है। सेपरेशन ऑफ पावर में मैंने बोला इधर एक गार्जियन है, ये कुछ ऐसा सीन है, सुन रहे हो, सब सुन रहे हो ना? कुछ ऐसा सीन है कि एक गार्जियन ने अपने बच्चे को थोड़ा आजादी दिया। मतलब ये देखो, एल था, ई था और जे था। तो मैंने बोला एल भी अपने हिसाब से काम कर रहा है, ए भी अपने हिसाब से और जे भी अपने हिसाब से। ये पापा ने बेटा को बोला कि देख भाई ठीक है, तू आराम से थोड़ा सा अपना ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन हरामखोर गार्जियन थोड़ा कंट्रोल में भी तो रखना चाहेगा, नहीं तो क्या पता कहीं ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। भाई हो सकता नहीं होता है, तो अपने बेटे या बेटी को थोड़ा तो आजादी भी देना है। या सुनो यार, अब भैया आजादी दिए ठीक है, लेकिन कुछ उसको कंट्रोल में रखना है, नहीं तो विल बिकम ड्रग पैडलर। और फिर गार्जियन ढूंढे कि कहाँ गया वो देखे कहीं नशा लेके पड़ा हुआ है। इधर अधिकतर लोग इस बात को समझिएगा, जब हम इधर प्लीज देखिएगा, जब बात कर रहे हैं कि हमने उसको आजादी दिया, सेपरेट किया, क्योंकि गार्जियन भी चाहते हैं थोड़ा आजादी दो, थोड़ा गर्लफ्रेंड बनाने दो, थोड़ा बॉयफ्रेंड बनाने दो, ठीक है यहां तक ये है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल भी रखेगा कि हराम को जो बॉयफ्रेंड है कहीं कुत्ता तो नहीं निकला। वो देखना तो जरूरी है भाई। उसी तरीके से दोनों पे लागू है जेंडर इक्वालिटी। अब भैया ये देखना गार्जियन का फर्ज है कि कहीं अगर निकला वो फाटू तो पकड़ के खोपचे में पीटेंगे इसको। लेकिन इधर आइएगा, उतना फर्ज है आपका। और हम देखिए हमारा सोसाइटी वैसे हम जा रहे हैं, वहां हमें डिस्कशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस पे कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपको डिस्कशन नहीं करेगा। और गलत लगे तो अपने को क्या, क्योंकि कुछ आपको बताएगा कोई नहीं, लेकिन जब गलत करोगे तो मजा लेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? इसीलिए कुछ रखना या नहीं रखना, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड को बना दिएगा स्टीरियोटाइप, ऐसा कुछ है ही नहीं। दैट्स अ सिंपल नेचुरल प्रोसेस, बस ये दिमाग में रखना है, डोंट चीट एनीवन, दैट्स इट। आगे नेक्स्ट, अब इसके आगे आइएगा। और जब कोई अगर छोड़ के भी जाए, किसी का हो जाए ब्रेकअप है कुछ भी,
हराम को ठीक ही हुआ छोड़ दिया। कुछ काटने उठने की जरूरत नहीं है, वो कुछ लोग नस काट रहे हैं। कुछ लोग कुछ लोग तो बना रहे हैं एन, कुछ लोग एल, कुछ लोग जे, समझ आ रहा है? अरे भाई बता रहा हूँ, जितना उसमें खून बना रहे हो ना, जाके थोड़ा दे दो आरबीसी रेड, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वहां दे। सुनना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। कम से कम नहीं ले, कम से कम नहीं ले। अरे सुनो, कम से कम कम से कम नहीं ले तो खून तो बचेगा। और सुन लो, इधर इधर मेरा एक चुटकुला याद रखना। मच्छर को दे देंगे उसका चढ़ा। नहीं देखो, सुनो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोले हो तो सुन लो ध्यान से। जब भी आप सुन लो ध्यान से, जरा थोड़ा खोपचे में रहो। देखो इधर, जब भी कभी आप अगर खून अगर आप जब काट रहे हो आरबीसी अपना रेड ब्लड से, तो याद रखना जिसके लिए आप काट रहे हो किसी और के साथ है, समझ में आ रहा है? तो चिंता मत करो, इसलिए काटो खून नहीं। खून लेना है तो दूसरे का लो, अपना दो मत। ये मजाक है, बट सुनिएगा प्लीज। लाइफ में जितनी चीज के लिए आप मरते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज आपके लिए जरूरी होता ही नहीं। आप सिंपल ही समझिए कि आपका जरूरी क्या है, बाकी दूसरा चीज याद रखिएगा। बोला था ना आजकल ऐसा चलता है, पहले चलता था आजा मेरे साजन तेरा इंतजार है, आज चलता है क्या, आजा मेरे साजन वरना चौथा तैयार है। समझ में आ रहा है? इधर ये हटा दो, अब इसको इस पे आना जरा जल्दी से समझ में। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। भाई मैंने बोला कि आपको क्या है, कंट्रोल भी गार्जियन रखेगा और थोड़ा आजादी भी देगा कि आप अपना बात बोल सको। यस और नो? दोनों काम। तो जब आपको आजादी दिया तो सेपरेशन ऑफ पावर, और वापस जब कंट्रोल किया उसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस, इसी को बोलते हैं रूल 4। जो हमारा रूल 4 है वो क्या है? चेक्स एंड बैलेंसेस। सुनो, तो हम चाहते हैं ना कि एटलीस्ट इधर ये अपनी मनमानी ना करे या कुछ गलत ना करे। हमें भी चाहेंगे कि अपनी मनमानी ना करे और ये भी चाहेंगे कि अपनी मनमानी ना करे। अरे बोल रहे हैं क्या? अब हम उसके प्रति कुछ ना कुछ तो करेंगे। यस और नो? तो हमने क्या किया, रूल 4 लगाया, और रूल 4 में दो चीज लगाया, इंटर चेक्स एंड बैलेंस एंड इंट्रा चेक्स एंड बैलेंस। तो जो यहाँ पे पार्ट है ऊपर वाला, ये इंटर चेक्स एंड बैलेंस हो गया, और इसके नीचे जो क्या हो गया, इंट्रा चेक्स एंड बैलेंस। अरे समझ आ रहा है? तो एक को बैठाया, दूसरे को कनेक्ट किया। तो क्योंकि आपने पावर दिया है तो लिमिटेड पावर भी होना चाहिए, नहीं तो सब इसमें अपनी अपनी मनमानी करने लगेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर सिस्टम कभी ठीक नहीं चलेगा। और इधर हेलो, इसीलिए हमने लॉ को सुप्रीम बनाया कि बेटा ना तुम बड़ा, ना तुम, और इसीलिए इंडिया में कोई बड़ा है ही नहीं। आ रहा समझ में? भले ही वो पीएम है, फिर भी पीएम का भी कोई और पीएम है, वो अपनी मनमानी कर भी नहीं सकता, बस कुछ एक लिमिटेशंस तक। लिमिट से बाहर गए तो पकड़ के चेपे जाओगे। आ रहा समझ में? बिल्कुल। खोपचे में ले जाके फिर दनादन। अब इधर समझना ध्यान से, ये LEJ आप एक सेपरेशन ऑफ पावर से समझे, और आपको उसको चेक्स एंड बैलेंसेस पे कनेक्ट कर देना है। अरे कुछ समझ आ रहा है? मजा आ रहा है कुछ? अब जरा देखना आगे, नेक्स्ट आगे आना, नीचे देख लो, मैंने लिखा है वहां पे, जैसे गार्जियन को स्पेस एंड फ्रीडम देना चाहिए बच्चों को, बट उन पे चेक्स एंड रखना चाहिए, नहीं तो ड्रग डीलर बन जाएंगे और कुछ गांजा फूकने लग जाएंगे। अब आना नीचे, नेक्स्ट, इंटर सेपरेशन ऑफ पावर और इंट्रा सेपरेशन ऑफ पावर। समझ आ रहा है? अब ये गांजा के नाम पे बहुत हंस रहे हैं, सब ठीक ठाक है ना? मैंने कुछ नहीं बोला है। इधर देखिएगा प्लीज, ये दुनिया में सबसे घटिया चीज है। और एक और बात बताता हूँ, जैसे कोई ले रहे हैं नहीं ले रहे, तो कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं कि लाइफ एक है, सब ट्राई करो। सुनिएगा, नहीं सुनिए, मेरे एक बात बता दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कि लाइफ में ट्राई करने के लिए ना और भी बहुत बेहतर चीज है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे से पूछ लो, मैं बहुत अच्छा कुछ बता दूंगा जिसमें आपको लाइफ का कैसे जिया जाता है पता चल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बेस्ट लाइफ जीता हूँ, लेकिन हाँ, मैं जितनी लाइफ जैसी जीता हूँ और आपको जो बता सकता हूँ उसमें आप काफी बेस्ट तरीके से जी सकते हो। उसका बहुत सारा तरीका है और आप इंजॉय करो लाइफ को एक अलग लेवल पे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब नहीं कुछ पता चले कि सर कैसे इंजॉय करें तो पूछ लेना मेरे से, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको एक्सप्लोर करने में मजा आएगा, आप घूमने जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारा कुछ।
चलिए राहुल आगे आइएगा जरा ध्यान से। अब एक बात समझना, गांजा जो लोग फूकते हैं फूकिएगा मत नहीं तो मैं बता रहा हूँ आजकल, सुनिए आजकल गवर्नमेंट, पहले बात था, इधर इधर देखना, पहले जो बात था ना तो सिगरेट जो फूकते थे तो कुछ अलग चलता था, वहां पे ओपन स्पेस पे अलाउड नहीं था। आगे बताऊंगा कि वो बैन हो गया। पब्लिक प्लेस पे अगर आप कर रहे हो, अगर आपके पास कोई अगर सिगरेट पी रहा है तो आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं लीगली, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हालांकि मारना मत क्योंकि हरामखोर नशे में हो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि उस धुआं से सिर्फ एक आदमी प्रभावित नहीं होता है, उसको तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है। अगर उसको इतना ही डर रहता तो पीता क्यों? बाकी आप जो लपेटे जा हो वो गलत बात है, और उसमें आपका फंडामेंटल राइट्स वहां वायलेट होता है। अरे समझ में, इस पे बहुत डिबेट है और आगे कानून आ चुका है। पब्लिक प्लेस पे आप नहीं कर सकते, बैन है। बाकी आगे चिंता मत करना और आगे आएगा। नीचे आइएगा, नेक्स्ट रूल 4 दिख रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेज। उसमें इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेज आप बताने की जरूरत है क्या? और फिर इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेज, तो भैया इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेज सिंपल, जब एल इधर, जब एल ई पे नजर रखे तो इंट्रा चेक, इंट्रा इंटर, फिर उसी तरह से जब दोनों मिलके हरामखोर इस पे रखे, फिर ये इस पे भी रखे। इसीलिए जब सरकार कुछ करती है तो इसीलिए उधर से बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि बेटा औकात में रहो, ये तो सिखा देंगे। क्यों? क्योंकि रूल 4 चेक्स एंड बैलेंसेज, जब भी कभी कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट वहां उठाएगा और हंस, जैसे लाल किला पे किसान लोग किया तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली सुओ मोटो से लिया कि बेटा ठीक नहीं है। उसी तरीके से जैसी सरकार ने बिल पास किया, जैसी सरकार ने, याद करो ऑक्सीजन सिलेंडर जब नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा था कोरोना के समय में, जुडिशियरी मुंह उठा के और बोला कि आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सा रूल लगा? रूल 4, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेज। अभी अगर जो भी न्यूज में आप देखोगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून पे हस्तक्षेप किया, जैसे बिहार में भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? यही बोला कि भैया आप हमको बताइए कि जो आप कर रहे हैं उसका क्या लीगल बेसिस आपके पास है। इधर तो ये पावर, सुनो, क्या रूल 3 से हुआ होगा? रूल 4 ना, क्योंकि आजादी जितना तक है ठीक है, लेकिन उड़ोगे तो जुडिशियरी उड़ा के आपको ले आएगी नीचे। आ रहा समझ में? तो क्या एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्यों चल रहा है, कोई हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। लेकिन अगर रूल 3 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कमाल, देखो कितना कमाल बनाया है लोगों ने। एक तरफ आजादी भी दिया है, दूसरी तरफ आपको कंट्रोल में भी रखा है। आ रहा समझ में? इसीलिए इसको सेपरेशन ऑफ पावर है, यहां बोल रहे हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक किया और बैलेंस किया कि भैया अब ज्यादा उड़ो मत। इसीलिए मोदी जी ज्यादा कुछ बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है हर हर मोदी, घर घर मोदी, ठीक है, लेकिन थोड़ा कायदे से ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? और पूरे उसमें आपको याद होगा ना, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा था, हॉस्पिटल में नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला था कि गवर्नमेंट की पूरी ड्यूटी है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर हर हॉस्पिटल तक पहुंचाए और रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो रूल 3 के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन रूल 4 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को पूरा हक है कि जब तुम उड़ोगे तो भैया हम तुमको बताएंगे। आना जरा पेज नंबर 30। आ गए? पक्का? बहुत बढ़िया। तो अब जीवन के अलग आनंद आने वाले। रेडी? अरे सच में बोलना जोर से, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। अब इसमें जो आपका पेज नंबर 30 है, तो कहने के लिए कितना पेज है ये? आ रहा समझ में? तो भैया इधर देखना जरा, तो आपको रूल 3 और रूल 4 समझ में आ गया? अब रूल 1 क्या था जरा बोलो जल्दी। इलेक्टेड का फिर से बोलो क्या था? इलेक्टेड ग्रेटर देन नॉमिनेटेड। रूल 2 ग्रेटर देन स्टेट्स, तो सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। रूल 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स, और उसमें इंटर सेपरेशन और इंट्रा सेपरेशन। क्लियर है? रूल 4 चेक्स एंड बैलेंसेस, इंटर एंड इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस। क्लियर है? अब यही चीज आपको जब भी कभी न्यूज में आएगा तो आप खुद से रिलेट नहीं कर दोगे कि कौन सा रूल अधिकार दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको। आ रहा समझ में? आना जरा नीचे, पेज नंबर 30, मजा आएगा। ये जज कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, and if legislature is upset with executive, then Lok Sabha will pass not rather because center greater than states। वो तो आपको दिमाग में हमेशा रखना कि जैसे ही जब भी LEJ का मसला है तो याद रखिएगा,
अगर किसी को जज को भी रिमूव करना है तो लेजिस्लेचर ही करेगा, पार्लियामेंट ही करेगा। लेकिन पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो राज्यसभा उसमें होगा शामिल नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा इलेक्टेड बॉडी यहाँ पे थोड़ी ना है, तो लोकसभा है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लोकसभा पास करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। आ रहा है समझ? आना जरा आगे। नेक्स्ट, इंटर चेक्स एंड बैलेंस से देखना, ईच चेक्स द पी सर्विस कंडीशन एंड ऑल। सम एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर रूल 3, एक देख लेना, एक ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्री या मिनिस्टर ही चाहे तो दोनों हाउस में बैठ सकता है, नहीं तो लोकसभा का एमपी लोकसभा में ही बैठेगा और राज्यसभा का राज्यसभा में ही बैठेगा। अब जरा आना, जब तक किसी एमपी पे कोई चार्ज या पनिशमेंट नहीं किया गया हो तब तक उसके बारे में डिस्कशन जुडिशियरी नहीं कर सकता। तो क्या है ये? इंटर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो और क्या है? आगे, सिमिलरली अगर किसी जज की रिमूवल की बात ना हो तब तक लेजिस्लेचर भी डिस्कशन नहीं कर सकता। तो समझ आ रहा है? तो रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 क्यों गोल्डन रूल है, अभी पूरा पॉलिटी में आगे यूज होगा। आना जरा आगे। नेक्स्ट, अब जो आपको बताने वाला हूं ये जीवन के अलग अनुभूति देने वाले हैं, क्योंकि यहां से मैं आपको प्रियम्बल, मोस्ट प्रोबेबली कल प्रियम्बल आपको पढ़ाऊंगा और प्रियम्बल आपको अलग ही लेवल पे समझ में आएगा कि प्रियम्बल आप जानते हैं जितना, उससे कहीं ज्यादा प्रियम्बल है। और सच्ची बता रहा हूं, कल का क्लास चाहे जिसको किसी को कोई भी काम हो, कोई भी काम मत छोड़ना, नहीं तो इतना पछताओगे कि कसम से बता रहा हूं वीडियो भी रिकवर शायद आपका नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इस बात को दिमाग में रख लेना, ठीक है ना? आगे नेक्स्ट, अब जो वहां पे मैंने दिया है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्कशन मैं कर रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपका थीम 1 तो मैं खत्म जरूर कर रहा हूं। जो आपको फर्स्ट पेज दिया था ना उसमें थीम 1 थीम 2, तो थीम 1 जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन याद रखना अब वैसा पड़ाव पे आप आ गए हैं जहां पे आपको मैं खूब तेजी से भगाऊंगा और आपको सब कुछ मजे से समझ आएगा, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं है, सिलेबस ऑन से आराम से 1 साल मजे से पढ़ना है। पढ़ाई का थोड़ा रस ले लेके मजा लो। आ रहा समझ में? हड़बड़ाहट कुछ है क्या? किस बात की जल्दी है सनम? आराम से रुको और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई का मजा लो, ठीक है? बाकी जिंदगी ने तो बहुत किसी का बिगाड़ा है, बट अभी जिंदगी बनाएंगे हम, वादा है मेरा। आपको लगता है बनाएंगे? बनेगा, बनेगा, सबका बनेगा, एक एक का बनेगा, गारंटी। अब इधर आना, इधर देखना प्लीज। ये जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, इथेन, मीथेन, ठीक है ना? ये सब भी आपको पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना, लेकिन पहले समझ लेना। हाँ, ध्यान से पढ़ाता हूं मैं, ये कोर्स में पढ़ा नहीं करने का। नोमेनक्लेचर देखना, इधर देखना, इसलिए बोला ना कि दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको नहीं ऐसा है जो आपके दिमाग में मैं नहीं रख दूंगा। उन किसी भी सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुन लेना और किसी को भी पढ़ा देना, तुम्हारी लाइफ ऐसे निकल जाएगी, ऐसी निकलेगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और बच्चे आपको मतलब रिस्पेक्ट अलग लेवल का देंगे, समझ रहे हो? और जो टीचर हैं इस क्लास में जो खुद पढ़ाते हैं दूसरों को, तो टीचर लोग से खास दरख्वास्त है कि भैया आप लोग जो मैं पढ़ाता हूँ उस चीज को बस यही रखना कि जब किसी बच्चे को आप पढ़ाओ तो बच्चे को सिर्फ इसलिए मत पढ़ाना कि आज बस इसको चुप करा देना है किसी तरीके से और अपना काम निपटा लेना है। नहीं, जब आप पढ़ा रहे हो तो सिर्फ ये सोचना कि हम ऐसे लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं जो कल को बड़ा होगा, और जब कल वो मेरे से मिलता है तो उसको सिर्फ अगर शर्म आए मेरे को टीचर बोलने में तो आप फेल हो। जैसे मैंने बोला था ना कि आप बड़े हो गए और आपको शर्म आता है कभी कभी, मैं नहीं बोल रहा है, बुरा नहीं है, सच्चाई है कि आपको भी कभी कभी लगता है कि हम कैसे टीचर से पढ़ के गांव में से आए हैं। शर्म नहीं आता क्या? जिसको आप देखते हो कि कहीं वो क्या बोलते हैं ताड़ी पी रहा है तो कोई दारू पी रहा है, ठीक है, पर्सनल लाइफ अलग बात है, लेकिन नॉलेज लेवल की बात और एटीट्यूड अलग लेवल का होता है। समझ में आ रहा हो? टीचर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, टीचर अपने आप में एक बहुत बड़ा ओंदा है, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको इतने हल्के में नहीं लिया जाता। आगे आइएगा जरा और सुनिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको मैंने वहां दिया है, सुनना, अब आप अपने नोट्स पे देखना, 3 चीज होगा, देखना इधर, इसको 3 चीज देखने से पहले इधर देख लीजिएगा प्लीज, समझिएगा। कोई बुक लाया है, कोई भी, जैसे एक किताब होता है, कोई किताब होता है ना, कोई भी किताब मान लो लेट से साइंस की किताब, तो साइंस के किताब में पहले में क्या होता है? कंटेंट होता है,
या फिर इंट्रोडक्शन आप बोल लो। तो किसी भी किताब में पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन है या ना, या उसको हम लोग प्रीफेस भी बोलते हैं या प्रस्तावना बोलते हैं, या सुनो। फिर सुनना, उस किताब के अंदर बहुत ही गहरा नॉलेज होगा, कोर एकदम नॉलेज होगा ना, और कुछ लास्ट में छोटे छोटे डेटा भी होते हैं जो बताते हैं। जैसे आप साइंस में पढ़िएगा तो बोलेगा कि हाँ लॉग वैल्यू लास्ट में इतना था, या कुछ चीज का उसका डिटेल के अंदर डिटेलिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लास्ट के जो कुछ होते हैं डेटा पॉइंट्स, ये डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, ये अलग से नहीं आता, ये इसी में से उसको सपोर्ट करता है कि हाँ ये डेटा हम कहां से लिए हैं और कैसे लिए हैं। सुनो इधर, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो इंट्रोडक्शन है उसको प्रियम्बल बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? प्रियम्बल। और ये जो आपका कोर टेक्स्ट है, इस कोर टेक्स्ट के अंदर, इधर मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोर टेक्स्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, सब, उसके बाद क्लॉज, सब क्लॉज। तो ये कोर टेक्स्ट हो गए पार्ट्स, फिर क्या हो गए? आर्टिकल्स, फिर क्या हो गए? क्लॉज, और फिर सब क्लॉज। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये पार्ट ऑलरेडी समझा चुका हूं, और आपको बोला भी था, मान लो ये हो गया पार्ट 1 आर्टिकल, ठीक है, क्लॉज ए, और उसके बाद क्या? सब क्लॉज। अब इधर इस अब सुनना जरा ध्यान से, ये जो, हाँ अभी बताने ही वाला था, सुनो ध्यान से। हमें इससे और हमें इससे और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इससे है। आपको मैंने डिफरेंस बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में और किसी भी लॉ में क्या फर्क है, याद है कि नहीं? यस सर। अरे याद है कि नहीं? यस सर। सुनो इधर, आज से दिमाग में इस बात को डाल लो, सुनो। अरे बोल रहे कि क्या? आर्टिकल्स वही यूज करेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट जब साइन होता है आर्टिकल मात्र दो ही जगह यूज होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में। और याद करो, आईआर में पढ़ाया था इंडिया और भूटान, आर्टिकल 2 बोला था, और वहां बोला था कि आर्टिकल 2 के तहत बोला गया कि जब भी चेंज करना हो तो हम चेंज करेंगे। तो क्या इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट नहीं था? आर्टिकल सिर्फ, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो मैंने इसीलिए बोला भैया इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आर्टिकल शब्द आप सिर्फ जब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो तभी इस्तेमाल कर सकते हो, और जब किसी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट होता है तब इस्तेमाल कर सकते हो। आ रहा समझ में? बाकी इसके अलावा हर जगह इसीलिए सेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, सेक्शन 257, सेक्शन 3C, सेक्शन 4C। आ रहा समझ में? वहां पे कोई और चीज इस्तेमाल नहीं। अरे कुछ समझ आ रहा है? तो आर्टिकल दो जगह इस्तेमाल किया जाता है। और इधर जहां कहीं भी आपको देखो, जैसे 21A लिखा हुआ है, जहां कहीं एक कैपिटल ए आपको लिख दिया गया या अल्फाबेट में, समझना ओरिजिनल वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसको आगे जाके अमेंड किया गया है, आगे जाके उसमें चेंज किया गया है, मतलब उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा आप अपने नोट्स पे देखो, जल्दी ध्यान से गौर से देखो, दिख रहा है कुछ? सबसे फर्स्ट आर्टिकल्स दिख रहा है? मैंने वहां देखो एक एक चीज लिखा है यार, इतना मेहनत करके आदमी काम करता है। आप देख लो उसमें क्या लिखा है। आर्टिकल्स कहाँ यूज होता है? सिर्फ दो जगह, कॉन्स्टिट्यूशन में और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में। जैसे आर्टिकल 2 इन भूटान एंड इंडिया रिलेशन पढ़ाया था आपको। अब आगे आना, आर्टिकल्स के आगे नीचे जहां भी 21A कैपिटल लेटर में हो सके, उसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल बना था तब वो चीज नहीं था, बाद में हमने उसमें ऐड किया। मेरी बात समझ में आ रही है? आप ईमानदारी से बोलना, मैं बार बार बोल के तो आप लोगों को लग गया होगा, बोर हो गए होंगे, लेकिन यार जो नोट्स है, इस नोट्स की मेहनत आप खुद सोच के देखो। ये सारा कुछ आप लिखते ना, हालत खराब हो जानी है एक नोट्स को लिखने में इस लेवल तक। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बाकी इस बात को समझना, अगर इसके बावजूद भी कोई पूरा रिवीजन और उस चीज करके नहीं निकालता है, समझ में आ रहा है, मैं सच्ची बता दे रहा हूँ, उसका बैड लक है, उसका बैड लक है, क्योंकि इस लेवल तक वो नहीं कर सकता। बाकी जो मैं पढ़ाया हूँ, और आपको जो है और भी जितने सारे जो मेरे हैं, वो भी फ्रेंड है जो आया था उस दिन भी आया था, वो ऑलरेडी ज्वाइनिंग के लिए चला गया, बट प्रॉब्लम हुआ था साइन के लिए। लेकिन यार अब समझना इस बात को जरा ध्यान से। ओवरऑल ये कितने रूल थे?
लेकिन इस 4 रूल में अपने आप में पूरा का पूरा पॉलिटी समाहित है। और ये चारों रूल पूरे आगे तक, मैं अभी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, चाहे ऑर्डिनेंस से लेकर पूरा का पूरा पार्ट, हर जगह ये चारों रूल यूज होगा। ठीक है, तो एक बार चारों रूल को रिवाइज करेंगे तब यहां से चलेंगे। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट रूल क्या था? रूल 1, डेमोक्रेटिक मैंडेट, मतलब कि इलेक्टेड इज ग्रेटर देन नॉमिनेटेड। साथ बोलना, इलेक्टेड ग्रेटर देन नॉमिनेटेड। रूल 2, और वही फेडरल बैलेंस याद रखना है, बड़े भाई वाला कहानी। रूल 3, इंटर सेपरेशन ऑफ, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। और रूल 4, इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस। जब भी कभी आप रूल 3 याद करोगे, ऑटोमेटिक वो पापा मम्मी और कहानी याद करोगे, 4 याद आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ऑटोमेटिक दिमाग में चलेगा। तो कहने के लिए सिर्फ रूल थे 4, इसमें क्या मजा आया? यस और नो? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। और कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए आप लोग, हाँ बिल्कुल वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। और दिमाग में रखिएगा, अच्छे से उस चीज को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा फिर और कहीं मिलने वाला नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस दिन तो उड़ान वाला में था सर आर्टिकल, तो हमको लगा उसी दिन हम सवाल करने वाले